नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल साहित्य सुधा बाई ज्योति शर्मा पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि केंद्र सरकार के अंतर्गत 3 संस्थान कार्यरत हैं, जिसमें केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और एकलव्य रेजिडेंशियल मॉडल स्कूल शामिल हैं। इन तीनों की ही परीक्षाएं पूर्ण हो चुकी हैं, चाहे वो प्री हो, चाहे वो मेंस हो, और लगभग रिजल्ट भी तैयार है। केवीएस और ईएमआरएस में अभी इंटरव्यू बाकी रहेंगे, जबकि ईएमआरएस में फाइनल सिलेक्शन रहेगा। कुछ अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिनका 3 जगह सिलेक्शन होगा, कुछ अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिनका 2 जगह सिलेक्शन होगा। तो कौन सी नौकरी बेहतर है? तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। एनवीएस के मेरे खुद के अनुभव हैं, क्योंकि मैं एनवीएस में कार्यरत हूँ। तो आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं इस टॉपिक पर, जिसके पॉइंट्स रहेंगे: सैलरी क्या रहेगी, टीएडीए, एचआरए और अन्य अलाउंस कहाँ कितने मिलते हैं, गवर्नमेंट क्वार्टर्स किनको मिलते हैं, गवर्नमेंट की जो टीजीटी पीजीटी की जो वर्क लाइफ है वो कैसी होती है, प्रमोशन कैसे होते हैं, ट्रांसफ़र पॉलिसी कैसी होती है, और वर्क लाइफ बैलेंस जो सबसे महत्वपूर्ण होती है एक कर्मचारी के लिए, वो किस प्रकार की होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं सैलरी की। 7वें वेतन आयोग के अनुसार केवीएस, एनवीएस और ईएमआरएस में पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी का पे लेवल लगभग समान होता है। इसलिए अगर आप सोच रहे हैं कि केवल बेसिक पे के आधार पर कोई एक संस्था बहुत आगे है, तो ऐसा नहीं है। अंतर मुख्य रूप से पोस्टिंग और भत्ते और रहने की सुविधा के कारण दिखाई देता है। 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग मैंने चार्ट लगा दिया है, आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा कि सैलरी का ज़्यादा अंतर नहीं रहता है। अगली बात करते हैं कर्मचारी को मिलने वाले अलाउंस की। तो आपको पता है तीनों ही सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आते हैं, तो अलाउंस लगभग सभी के समान है। लेकिन नवोदय विद्यालय और एकलव्य जो स्कूल हैं वो आवासीय विद्यालय हैं, जहाँ पर कर्मचारी को स्कूल के अंदर ही रहना होता है। तो उनको 10% ऐसा अलाउंस मिलता है जो स्पेशल अलाउंस होता है, जो केवीएस के कर्मचारियों को नहीं मिलता है। तो अब बात कर लेते हैं कर्मचारी के एक और बेसिक नीड की, जो कि है आवास, अर्थात रहने की व्यवस्था। तो केंद्रीय विद्यालय में रहने की व्यवस्था कुछ केंद्रीय विद्यालयों में उपलब्ध हैं, वो भी कुछ स्टाफ को ही मिलती हैं, जबकि सभी के लिए ऐसा अनिवार्य नहीं है कि आपको क्वार्टर्स मिले ही। लेकिन नवोदय विद्यालय में ऐसा है कि लगभग आपको हर स्कूल में आपको क्वार्टर्स मिलेंगे, चाहे वो आप पीआरटी हो, टीजीटी हो या पीजीटी हो। और एकलव्य स्कूल जैसा कि अभी काम चल रहा है, उनमें विद्यालयों की स्थिति में सुधार चल रहा है, तो किसी विद्यालय में है, किसी में नहीं है। तो जहाँ नहीं है उनको एचआरए दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं वर्क प्रोफाइल की। तो केंद्रीय विद्यालय जो है वो डे बोर्डिंग स्कूल हैं, वहाँ पर शिक्षक की जिम्मेदारी केवल कक्षा तक सीमित रहती है, जबकि नवोदय विद्यालय और एकलव्य स्कूल जो हैं वो आवासीय विद्यालय हैं। तो वहाँ पर बच्चों के माँ बाप भी आप ही हैं और शिक्षक भी आप ही हैं, अर्थात उनके समग्र विकास पर आपको ध्यान देना पड़ता है, जिसकी वजह से वहाँ पर जिम्मेदारियाँ थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। लेकिन केंद्रीय विद्यालय जो है वो आपको पता ही है 2 या 3 बजे तक का स्कूल रहता है, जबकि नवोदय विद्यालय में आप वहीं पर रहते हैं, तो आपकी जिम्मेदारियां हमेशा के लिए बनी रहती हैं। अब बात कर लेते हैं प्रमोशन की। भाई, उन्नति तो सभी को पसंद होती है। नवोदय विद्यालय में और एकलव्य स्कूल में पीआरटी टीचर नहीं होते हैं, जबकि केंद्रीय विद्यालय में पीआरटी टीचर होते हैं। तो पीआरटी से टीजीटी, टीजीटी से पीजीटी, फिर वीपी और ऊपर तक जाने की सबकी इच्छा होती है। यह निर्भर करती है कि वैकेंट पोस्ट कितनी है, आपने उतना कार्यकाल पूर्ण किया है नहीं किया है, तो वो उसके नियम के अनुसार सबकी अलग अलग हैं, लेकिन संभावनाएं सभी में होती हैं। तो प्रमोशन के लिए अच्छे अवसर सेंट्रल गवर्नमेंट में उपलब्ध होते हैं। अब आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल हैं, तो आपको पहली पोस्टिंग पूरे भारत में कहीं भी दी जा सकती है। तो हर कर्मचारी अपने घर के पास आने की प्रतीक्षा करता है, तो उसके लिए ट्रांसफ़र पॉलिसी का होना बहुत आवश्यक है। तीनों की ही ट्रांसफ़र पॉलिसी अच्छी हैं, जबकि केंद्रीय विद्यालय जो संगठन है उसमें विद्यालय अधिक आते हैं, मतलब एक बड़ा संगठन है ये, तो इसमें ज़्यादा चांसेस रहते हैं। लेकिन नवोदय विद्यालय डिस्ट्रिक्ट में एक ही होते हैं, जबकि होम डिस्ट्रिक्ट आपको कभी नहीं मिलेगा, यह इसकी शर्त होती है। तो नवोदय विद्यालय में आपको मौके ज़रूर मिलते हैं ट्रांसफ़र के, लेकिन केंद्रीय विद्यालय के अपेक्षा कम मिलते हैं। और एकलव्य स्कूल में तो जो राज्य है उसके अनुसार अलग उसकी संरचना हो सकती है, लेकिन सभी में ही ट्रांसफ़र की एक अच्छी पॉलिसी आपको देखने को मिलती है। देखिए, वर्क लाइफ बैलेंस पर मैं अपने अनुभव बताऊंगी कि नवोदय विद्यालय में आप अपने बच्चे की एक सुंदर कल्पना कर सकते हैं
कि आपका बच्चा वहीं पर आपके साथ रहेगा, वहीं उसका सर्वांगीण विकास होगा। वह ऐसे बच्चों के साथ अपना टाइम बिताएगा जो सेलेक्टेड बच्चे हैं, जो पूरे डिस्ट्रिक्ट में से 40 बच्चे सेलेक्ट होकर आए हैं, उनके साथ उसको संगत मिलेगी। लेकिन यह भी हकीकत है कि वह बच्चा आपका 6 क्लास में होना चाहिए। यदि उससे छोटा बच्चा है तो आपको शायद सफ़र करना पड़ सकता है उसकी पढ़ाई के लिए। लेकिन केंद्रीय विद्यालय में आप अपने साथ अपने बच्चे को रख सकते हैं, फर्स्ट क्लास से उसको पढ़ा सकते हैं। यह एक बेनिफिट एक्स्ट्रा हो जाता है। नवोदय विद्यालय गाँव में स्थित होते हैं, तो गाँव का सुंदर वातावरण, सुंदर कैंपस, यदि आपको पसंद हो तो आपके लिए नवोदय विद्यालय एक बेहतरीन विकल्प है। जबकि केंद्रीय विद्यालय है वो शहर में स्थित होते हैं, तो अगर किसी को शहर में रहना पसंद है तो वो केंद्रीय विद्यालय को प्राथमिकता दे सकता है। यदि किसी को गाँव में रहकर आदिवासी बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता है तो वह एकलव्य स्कूल को प्राथमिकता दे सकता है। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि हमारी प्राथमिकताएँ अलग-अलग हो सकती हैं हमारी जीवन शैली के अनुसार। तो हम किस माहौल को ज़्यादा पसंद करते हैं उसके अनुसार हम चयन कर सकते हैं, क्योंकि सभी की अपनी-अपनी फ़ायदे हैं और सभी के अपने-अपने नुकसान हैं। अंततः मैं यही कहना चाहूँगी कि सबसे अच्छी नौकरी वही है जो आपकी प्राथमिकताओं और जीवन शैली के अनुरूप हो, यदि विकल्प हो तो। वैसे तो इस बेरोज़गारी के समय में जो भी नौकरी हमें मिल जाए वही बेहतर है, बेहतरीन है। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आया होगा कि क्या फ़र्क है केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और एकलव्य स्कूल में। तो आपको यदि ऐसी ही वीडियो और चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।